अस्सलाम वालेकुम। बेटा, लास्ट क्लास में केमिस्ट्री के जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर था हाइड्रोजन एंड वाटर। ठीक है जी। और इस चैप्टर में हाइड्रोजन एंड वाटर में मैंने आपको बताया था कि जब हम हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं तो हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन को, हाइड्रोजन की अकरेंस को, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन को, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को एंड हाइड्रोजन के यूजेस को हमने कंप्लीट स्टडी करना है। हम प्रीवियस क्लासेस में हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर आ चुके हैं कि हाइड्रोजन का तारुफ क्या होता है। हम हाइड्रोजन के अकरेंस को डिस्कस कर आ चुके हैं कि हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स और नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑन द अर्थ। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन की प्रिपरेशन को, कि हाइड्रोजन प्रिपेयर किस तरह से की जाती है। ये हमारा टॉपिक था। हमने इस टॉपिक में जब हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की प्रिपरेशन होती है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन हाइड्रोजन की। और लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम पढ़कर आए थे कि हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है दो मेथड से लेबोरेटरी में। नंबर वन, बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड ऑन मेटल्स, एंड नंबर टू इज रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड विद वाटर। ये वो दो मेथड है जिनकी मदद से हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में, जो कहलाती है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हम किसी भी डाइल्यूट मिनरल एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है, या फिर कैल्शियम हाइड्राइड को रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, उसके नतीजे में भी हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है। ये वो दो प्रोसेस हैं जिनकी मदद से हम लेबोरेटरी में हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी तरह की प्रिपरेशन है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, और उसके बारे में लास्ट क्लास में हम पढ़कर आ चुके हैं कि लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में फ़र्क क्या होता है। जब हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रिपेयर करते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो उसकी प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कहलाती है, जो कि कमर्शियली प्रिपरेशन भी कह सकते हैं जिसको हम। और जैसा कि मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के 4 प्रोसेस हैं। नंबर वन, कोक स्टीम प्रोसेस। नंबर टू, हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। Number three, by the thermal decomposition of methane. And the number four is by the electrolysis of water. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोक स्टीम प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जो हम बाकी की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम प्रिपरेशन कर सकते हैं हाइड्रोजन की। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ, जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ऐसा प्रोसेस है ये हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस, जिसमें रिएक्शन किया जाएगा हाइड्रोकार्बन और स्टीम का। क्या होता है ये प्रोसेस, जरा डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है व्हेन स्टीम इज पासिंग over hydrocarbon in the presence of nickel catalyst at the temperature of 900 degree centigrade to produce water gas। इसमें करना क्या है हमने, इस प्रोसेस में होता क्या है, कह रहे हैं कि जब स्टीम को पास किया जाता है, स्टीम इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, एक ऐसी स्टेट पानी की जिसमें पानी गैस फॉर्म में हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्टीम। कह रहे हैं जब स्टीम को पास किया जाए हाइड्रोकार्बन से, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल की मौजूदगी में, जो कि काम करता है एज अ कैटलिस्ट, एट द टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर गैस। हाइड्रोकार्बन उन तमाम सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कंसिस्ट करते हैं
हाइड्रोजन एंड कार्बन पर। ऐसे तमाम सब्सटेंसेस, ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, वो तमाम सब्सटेंसेस कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और जब उन हाइड्रोकार्बन का स्टीम के साथ रिएक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड, देन दे प्रोड्यूस वाटर गैस। ठीक है बेटा। इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे कि यहाँ पर मैंने कंसिडर की है इक्वेशन में मीथेन गैस, CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस। ऑब्वियसली ये मीथेन गैस जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन एंड हाइड्रोजन पर कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है जी। जब इस हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन किया जाता है या इस हाइड्रोकार्बन से स्टीम पास की जाती है, मींस H2O वाटर वेपर्स जब इसमें से पास किए जाते हैं ओवर 900 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, देन दे प्रोड्यूस अ mixture of carbon monoxide and hydrogen gas, and this mixture is called water gas। ठीक है जी। यहाँ पर बात हो रही है कि ये हाइड्रोकार्बन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, तो वाटर गैस बनती है, और इसके लिए निकल का होना जरूरी है, जो निकल काम करता है एज अ कैटलिस्ट। निकल इज एन एलिमेंट। ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट है, तो निकल भी एक एलिमेंट है। और निकल, प्लेटिनियम एंड प्लेडिनियम, ये वो तीन एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। निकल जो है वो एक एलिमेंट है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। और यहाँ पर निकल को इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ कैटलिस्ट। और ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट से मुराद वो तमाम सब्सटेंसेस कैटलिस्ट कहलाते हैं जो रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन रिएक्शन करवाने के लिए मददगार साबित होते हैं, तो उन तमाम सब्सटेंसेस को कहा जाता है कैटलिस्ट। तो यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट क्या यूज किया जा रहा है, निकल, जो कि एक एलिमेंट है। तो इस निकल की मौजूदगी में और टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह हाइड्रोकार्बन से जब स्टीम पास करवाई जाती है, तो उसके नतीजे में प्रोड्यूस होती है वाटर गैस। Obviously, water gas is the mixture of carbon monoxide means CO and hydrogen gas means H2। ठीक है। लास्ट जो प्रिपरेशन हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हाइड्रोजन की, इसमें हमने कोक स्टीम प्रोसेस को डिस्कस किया था। तो उसमें भी हमने देखा था कि क्या बनी थी हमारे पास वाटर गैस, जब कोक को, रेड हॉट कोक में से स्टीम पास की जाती है ओवर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें से भी हमें वाटर गैस हासिल हुई थी। तो इसी तरह से जब हाइड्रोकार्बन से स्टीम पास की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके नतीजे में भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, वाटर गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। तो ये जो CH4 है, मीथेन गैस, या मीथेन के अलावा कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो हमारे पास, इथीन हो, इथाइन हो, एसिटाइलिन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हमारे पास मौजूद है, जब उसमें से स्टीम को पास किया जाता है in the presence of nickel at 900 degree centigrade, so they produce water gas, and water gas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen। ठीक है जी। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास वाटर गैस हासिल होती है, तो अब इस वाटर गैस, क्योंकि ये मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, तो हमें यहाँ से हाइड्रोजन को सेपरेट करना है। तो बिल्कुल प्रीवियस प्रोसेस के थ्रू जिस तरीके से हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, के किस तरह से हम हाइड्रोजन को वाटर गैस से सेपरेट कर सकते हैं, इसके भी दो मेथड है हमारे पास। हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करने के लिए अगर वाटर गैस में से हम टू मेथड्स को फॉलो करते हैं, वो दो मेथड है हमारे पास, बाय लिक्विफिकेशन एंड बाय ऑक्सीडेशन, जिसको बॉश प्रोसेस भी कहा जाता है। ये वो सेम प्रोसेस है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, जिसमें हमने वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करते हैं।
ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ लिक्विफिकेशन और ऑक्सीडेशन मेथड होता क्या है जिससे हाइड्रोजन गैस को सेपरेट किया जाता है वाटर गैस में से। ये जो वाटर गैस हमारे पास हासिल हुई है इसको किस तरह से हम करते हैं, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वाटर गैस में से जब हम हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं तो उसको लिक्विफिकेशन का मेथड अगर अप्लाई किया जा रहा है तो लिक्विफिकेशन में क्या होता है कि जब वाटर गैस को कूल किया जाता है अप टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाती है और H2 गैस जो है वो उसमें से लीव हो जाती है, अलग हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर जो है वो तकरीबन -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके नतीजे में -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाती है। जबकि H2 जो हाइड्रोजन गैस है इसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर जो है इसका वो -252 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है अभी तक हाइड्रोजन गैस गैस की फॉर्म में रहेगी जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाती है -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे H2 गैस जो है वो अलग हो जाती है। अब ये जो बाकी के जो ट्रेसेस हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गैस के, अगर मिक्सचर के अंदर कुछ भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद रहती है तो जो रिमेनिंग मिक्सचर होता है उसको कॉस्टिक सोडा से ट्रीट किया जाता है, मतलब NaOH के सोल्यूशन से। तो जो रिमेनिंग ट्रेसेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के और नतीजे में सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं और बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें हासिल हो जाती है उस वाटर गैस के थ्रू। ठीक है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ तो नतीजे में हमें सोडियम फॉर्मेट देता है, मतलब HCOONA। इसमें एक O जो है वो एक्सिस है तो ये जो है वो O यहाँ पे काउंट नहीं है, HCOONA इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम फॉर्मेट। यस, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर सकते हैं लिक्विफिकेशन के मेथड के थ्रू। ठीक है जी। और दूसरा प्रोसेस सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस का हमने डिस्कस किया था बाय ऑक्सीडेशन, जिसको बॉश प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या होता है इस बॉश प्रोसेस में ऑक्सीडेशन में, कह रहे हैं इन दिस प्रोसेस मोर स्टीम इज पास थ्रू ओवर वाटर गैस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड in the presence of iron oxide or chromium oxide as catalyst. Carbon monoxide gas oxidize to carbon dioxide gas which is soluble in water under pressure, liberates H2 gas. मीन्स कि इस प्रोसेस में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसको बॉश प्रोसेस भी कहते हैं, इसमें जो वाटर गैस हमारे पास हासिल होती है इस वाटर गैस में से और ज्यादा स्टीम को पास किया जाता है एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड मतलब FeO एंड क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। ये आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड ये भी परफॉर्म करते हैं रिएक्शन में एज कैटलिस्ट, मतलब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते रिएक्शन में, ये रिएक्शन को करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। तो उसके नतीजे में जब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर गैस में से स्टीम को पास किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है, इसमें हाइड ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाता है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड बनने के अमल में क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, दिस मीन्स ऑक्सीडेशन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर सॉल्युबल होती है, जिसके नतीजे में वो जो स्टीम है जो हमने पास करवाई है वाटर गैस में से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके अंदर सॉल्युबल हो जाती है और नतीजे में हमें हाइड्रोजन गैस सेपरेट होकर मिल जाती है। जैसे कि रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड आयरन ऑक्साइड, तो ये जो वाटर गैस है हमारे पास द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, जब और ज्यादा स्टीम पास की जा रही है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा इस कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कि क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली
ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, दैट्स मीन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक। एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वाटर सॉल्युबल गैस है, तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाती है और लीव कर देती है H2 गैस को, जो कि प्योर H2 गैस हमारे पास सेपरेट हो जाती है फ्रॉम दिस वाटर गैस। तो ये दोनों प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस, जो हमने डिस्कस किए हैं बाय लिक्विफिकेशन या बाय ऑक्सीडेशन, ये अच्छे तरीके से आई होप सबको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है जी। बेटा जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड में, फर्स्ट प्रोसेस में और सेकंड प्रोसेस दोनों में हमने ये बात डिस्कस की कि जब कोक स्टीम प्रोसेस हो या हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस हो, दोनों के नतीजे में हमारे पास वाटर गैस फॉर्म होती है, और जब जब वाटर गैस फॉर्म होगी तब तब हम ये दोनों ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, चाहे लिक्विफिकेशन या फिर ऑक्सीडेशन, क्योंकि यही दो प्रोसेस हैं जो वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करने के लिए मदद करते हैं। आई होप ये जो दो प्रिपरेशन हमने अभी तक डिस्कस की हैं, कोक स्टीम प्रोसेस या हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस, ये सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और थर्ड प्रिपरेशन पर, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पर, जो कि है हमारे पास बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। ये थर्ड प्रोसेस है, ये थर्ड प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल जो हम डिस्कस करेंगे, जिससे हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया जा सकता है कमर्शियली बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। जैसा कि हमें नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो इस्तेमाल होने वाला सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, वो मीथेन है, जो अभी हमने एक हाइड्रोकार्बन में भी यूज किया था CH4। और मीथेन का क्या करना है हमने, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। ये चीज हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर कर आ चुके हैं कि जब आप किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड को तोड़ देते हो, ब्रेक कर देते हो इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स, तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या मुराद है, थर्म कहते हैं हीट को। तो अगर हीट की मदद से, हीट एनर्जी की मदद से किसी भी सब्सटेंस को अगर डिकम्पोज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। और यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी करनी है हमने, मीथेन की, मतलब CH4 की, जो कि ऑब्वियसली एक हाइड्रोकार्बन भी है। क्या होता है इस प्रोसेस में, कहा जा रहा है when methane is heated above 700 डिग्री सेंटीग्रेड in the absence of air, कि जब मीथेन को हीट किया जाता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस ऑफ एयर में, then CH4 डिकम्पोज थर्मली टू प्रोड्यूस कार्बन ब्लैक एंड H2 गैस। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो CH4 जो मीथेन गैस है वो डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है थर्मली, हीट की मदद से, और क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस करती है एंड हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है जी। ये रिएक्शन में होता क्या है देखें, ये जो CH4 है हमारे पास, मीथेन गैस है, जब इसका टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखा जाए, तो ऑब्वियसली हीट की मौजूदगी में CH4 या मीथेन गैस जो है वो क्या होता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगी, क्योंकि हीट की मौजूदगी में आप डिकम्पोज कर रहे हो CH4 को। CH4 क्योंकि हमें पता है एक हाइड्रोकार्बन है और ये कंसिस्ट करता है कार्बन एंड हाइड्रोजन पर, तो थर्मल डिकम्पोजिशन होने की सूरत में यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ से हमें कार्बन अलग हासिल होता है, मतलब कार्बन ब्लैक, और H2 गैस जो है वो अलग हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन गैस। और ये पूरा प्रोसेस अटेम्प्ट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हवा की गैर मौजूदगी या एब्सेंस ऑफ एयर में ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं
किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने की इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर हवा वहां पर मौजूद हो तो उस नतीजे में क्या होगा। हवा के मौजूद होने का मतलब होता है बेटा कि ऑक्सीजन मौजूद हो। तो जब CH4 के साथ ऑक्सीजन मौजूद होगी तो वो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस CH4 के साथ प्लस O2 आ जाएगा। और जब भी ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करती है तो वो रिएक्शन कहलाता है कंबस्शन रिएक्शन, मतलब जलने का अमल, जो हम 9 क्लास में भी पढ़कर आ चुके हैं। अब ये जो CH4 है, जब अगर ये ऑक्सीजन के साथ मतलब हवा की मौजूदगी में रिएक्शन करता तो ये कभी भी कार्बन और H2 नहीं बनाता। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ये बनाता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि ऑब्वियसली कंबस्टन रिएक्शन को शो करता है। तो अगर हवा मौजूद होगी मतलब ऑक्सीजन गैस मौजूद होगी तो CH4 उसके साथ रिएक्शन करने पर कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकता, ये डिकम्पोज नहीं होगा बल्कि कंबस्ट हो जाएगा एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, जिससे हमें कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। तो अगर हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो इस CH4 को हीट करना पड़ेगा अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, तभी हमें हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हासिल होगी और कार्बन ब्लैक अलग हो जाएगा। तो हमारा मेन जो गोल है वो हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन है, तो हाइड्रोजन गैस तो हमें हासिल हो रही है, साथ साथ हमें कार्बन ब्लैक भी हासिल होता है। और इस कार्बन ब्लैक को भी मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्रीज एज अ फिल्टर for manufacturing motor tires. It is also used for preparation of inks, paints, polishes, carbon paper and plastic, etc. तो ये जो कार्बन ब्लैक हमें हासिल हुआ है, ये कार्बन ब्लैक इस्तेमाल किया जाता है रबर इंडस्ट्रीज के अंदर, मोटरसाइकिल या मोटर टायर्स बनाने के लिए, गाड़ियों के या बाइक्स के, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी टायर्स को बनाने के लिए जो रबर बनता है उस रबर में भी कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कार्बन ब्लैक हमें यहाँ से हासिल हो रहा है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं इंक बनाने के लिए भी, कार्बन ब्लैक को पेंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिशेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन पेपर बनाने के लिए भी इस कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ प्लास्टिक बनाने के लिए भी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कार्बन ब्लैक को यूज किया जाता है। तो ये कार्बन ब्लैक वहाँ उन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। लेकिन हमारा फिलहाल यहाँ पर कार्बन ब्लैक बनाने का जो है वो प्रोसेस नहीं है। हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है, इस हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना। तो इस कार्बन हाइड्रोकार्बन को मतलब मीथेन को जब थर्मली डिकम्पोज किया जाता है अब 700 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसके नतीजे में हमें कार्बन ब्लैक भी हासिल होता है और हाइड्रोजन गैस भी हासिल होती है। ठीक है जी, ये बात अच्छे तरीके से आई होप सबको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से हम जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन करके मीथेन गैस की हाइड्रोजन गैस हासिल करते हैं कमर्शियली। ये प्रोसेस भी इजी है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। आई होप ये प्रोसेस भी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा सबको। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की तरफ, जो कि है नंबर 4, एंड दैट इज बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो प्रोसेस है हमारे पास, इसमें क्या है, ऑब्वियसली हेडिंग से इसके प्रोसेस के नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना है वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करके। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये हम 9 क्लास में पूरा टॉपिक फॉर डिटेल से हम डिस्कस कर आ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसमें किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस मींस, ये वर्ड दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, ये दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, नंबर 1 इलेक्ट्रो एंड नंबर 2 लाइसिस। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मींस टू ब्रेक, टूट जाना। then electrolysis is the process in which a substance is breaked into components by the help of electricity.
इलेक्ट्रोलाइसिस में हम ये बात सब पढ़कर आ चुके हैं, जिसमें हमने कुछ फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी डिस्कस किए थे। दो फ्राडे के लॉ डिस्कस किए थे हमने, फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फ्राडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आई होप सबको याद होगा। तो बेसिकली हमने इस प्रोसेस में वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, वाटर को ब्रेक करना है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? इस प्रोसेस में क्या कहा जा रहा है, कह रहे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स और बेस। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करें, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए पानी में से इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेसिस, जिसमें हम उस पानी में कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं एसिड के या फिर बेसिस के। ठीक है जी। देन H2 gas is liberated at cathode and O2 gas, a byproduct, collects at anode। इस बात का क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं बेटा जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है वाटर गैस से, सॉरी वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेसिस, उसमें कुछ एसिड या बेस के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए जाते हैं। इस ड्रॉप्स को डालने की, एसिड या बेस को कुछ ड्रॉप्स डालने की वजह क्या है? देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम पढ़कर आए थे कि हमारे पास एक पूरा सर्किट कनेक्ट होता है, जिस सर्किट में हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। अब इसमें सिचुएशन क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है पानी में से, तो उसमें एसिड और बेस के कुछ कतरे डालने का मकसद ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। अच्छा जी। तो क्या मकसद हुआ वाटर में से फ्यू ड्रॉप्स डालने का? जैसे मैंने बताया अभी कि इलेक्ट्रिक करंट बगैर किसी डिस्टरबेंस के पास होना शुरू हुआ। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उस वाटर में से, तो उससे क्या होगा कि H2 और O2 दोनों टूटना शुरू हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है जी। तो उस प्रोसेस में होगा क्या, देखिए, जब वाटर में से इलेक्ट्रोलाइसिस होना शुरू होगा, जब वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करेगा, ब्रेक होगी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग अलग होके मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स पर ट्रांसफर होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन गैस कौन सा चार्ज रखता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन गैस पे कौन सा चार्ज होता है? हमें पता है, हाइड्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव चार्ज रखता है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पर है, तो ये कहां पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, कहां पर लाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा? कैथोड पर, जिस पर नेगेटिव चार्ज, जो कि नेगेटिव चार्ज प्लेट कहलाती है। और ये जो ऑक्सीजन है जो नेगेटिव चार्ज रखता है, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है। ठीक है। तो जब ये तमाम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, जैसे कि हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर, तो उसके नतीजे में क्या होगा, इस प्रोसेस के थ्रू भी हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं। यहां से भी हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें तो। क्या ये प्रोसेस भी अच्छे तरीके से सबको समझ में आ चुका? तो हमने चार प्रिपरेशन डिस्कस की हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इसमें नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कोक स्टीम प्रोसेस, नंबर 2 हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस, और इन दोनों प्रोसेस में ही वाटर गैस हमें हासिल होती है, जिसको सेपरेट किया जाता है बाय लिक्विफिकेशन या बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है। उसके बाद फिर हमने थर्ड प्रोसेस डिस्कस किया, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये वो चार मेथड्स हैं, ये वो चार प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल, जिससे हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं कमर्शियली। ठीक है जी। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा।
तो फिलहाल जो है वो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फर्दर आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।